सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला करते हुए ये कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई हैं जिन्हें सुनना ज़रूरी है। समाअत में MQM से फ़रोग नसीम, PP से फारूक नाइक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अली जफर और नून लीग के आज़म नज़ीर ने दलाइल दिए, जबकि बैरिस्टर गौहर भी पेश हुए। दलाइल देते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात में कुछ आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके लिए कि कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी मखसूस नशिस्तों पर किसी और का हक नहीं है। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई सेशन नहीं हो सकता। जबकि पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, ये कहा गया उनकी जानिब से। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि एक ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में एक भी नशिस्त नहीं जीती, जिसने आखिरी तारीख तक मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई, तो वो किसी और जमात की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान को अपने साथ मिलाकर मखसूस नशिस्तों के लिए क्लेम कर सकती है, ये सवाल। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, बकौल जिस तरह से बैरिस्टर गौहर ने ये कहा कि क्या वाकई जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो तो असम्बली सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, ये उनकी जानिब से कहा गया। तो क्या ये जो स्टेटमेंट उनकी जानिब से दी गई है इससे हमारे पैनलिस्ट मुत्तफ़िक हैं? ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक से हमारे साथ मौजूद हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन कर लिया। आप तमाम का शुक्रिया। आगाज़ करूंगी मैं, लगारी साहब किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? असल में मेरा ख्याल है कल की तरह होता ये है कि डॉक्टर दानिश ही इसका आगाज़ करते, क्योंकि मैं जो बातें कहूँगा मेरे ख्याल में उनका राइट है, डॉक्टर दानिश उससे इख्तलाफ करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि सदर ममलिकत का ये अमल है वो आइन के मुनाफी है, और ये जो असम्बली की नशस्तें हैं ख़वातीन के लिए मखसूस, मैं पहले से कह रहा था, यानी इंतखाबात से भी पहले से मैं ये कह रहा था कि ये उनका हक नहीं बनेगी, चूँकि जिस जमात में जाएंगे उस वक्त तक तो ये पता भी नहीं था कि किस जमात में जाएंगे। जमात इस्लामी में जाएंगे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो क्या उन्होंने उन जमातों को भी अपनी लिस्टें दी हुई हैं कि जनाब ये हमारी लिस्टें आप जमा करा दीजिए उस तारीख तक, जिस तारीख तक ये आखिरी तारीख है कि इसमें आप जमा करवा सकते हैं और उसके बाद आप जमा नहीं करवा सकते। अब आप कामयाब हुए हैं तो आपने लिस्टें कहाँ जमा कराई? और पहली बात यह है कि वो इंतखाबात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं जीता, आज़ाद उम्मीदवारों का एक अम्बो है और बड़ी तादाद में है। ये भी नहीं कह सकते कि जनाब नहीं है, बिल्कुल हैं। और दूसरी बात यह कि ये भी कि PTI के हिमायत याफ्ता थे, ये भी बिल्कुल सही है, सही। लेकिन उन्होंने PTI के निशान पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा था और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। अब उनकी सीटों का आईनी हक नहीं है। उसके बाद सदर ममलिकत जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस नुक्ते नज़र का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बजा तौर पर कहा जा रहा है कि अगर वो सदर नहीं रहते हैं तो अपने इस अमल के नतीजे में जो इससे पहले वो कर चुके हैं और एक ने एक से ज़्यादा बार कर चुके हैं, उनके खिलाफ आइन का आर्टिकल 6 बरोए का लाया जा सकता है, जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। आपको कोई एक हद रखनी पड़ेगी। कोई शख्स कहे कि आइन जो है वो इसके मुताबिक मैं नहीं करूँगा, अगर ना करूँ तो क्या कर लोगे? भाई पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं इस आर्टिकल को नहीं मानता हूँ, अगर कोई शख्स कहता है मैं आर्टिकल 5 को नहीं मानता हूँ, अगर कोई शख्स कहता है कि आईनी हकूक के पूरे चार्टर को मैं मानता ही नहीं हूँ, फिर क्या करोगे? हमारे अगला तो सदर ममलिकत जो हैं वो तो ऐसे ही कर रहे हैं ना कि आइन के एक जिस तकाजे को उन्हें पूरा करना है वो पूरा कर ही रहे हैं, उससे खिलाफ कर रहे हैं, तो उन्हें
फेस करना होगा आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के मुकदमे को। ठीक है, ये डिटेल में हम आगे जाके भी इसको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप कैसे इस मामले को देख रहे हैं? यही वाला जो एक तो जो सेशंस असेंबली के बुलाए गए हैं, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी सेशंस हैं, और दूसरा जो हमारे पहला हिस्सा है सवाल का, उसको भी एड्रेस कीजिए। देखिए, मुझे टाइम दीजिएगा। ये दो सवाल को आपने एक जगह जोड़ा है जी, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशात की बात नहीं, आइन पे बात कीजिए। सही, आइन के हवाले से बात कीजिए। जब थोड़ा सा एक मिसाल देता हुआ चलूँ पुराना, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि 62(1)(f) में तायात नाहली जो है वो तायात नाहली होगी, तो इलेक्शन एक्ट पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था और उस कानून के तहत 5 साल कर दिया था। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तो ख़त्म कर सकता है, इलेक्शन एक्ट ख़त्म नहीं कर सकता। अब आइए कि ये जो रिजर्व सीट है ना, ये 1973 में सिर्फ 15 साल के लिए बनाई गई थी और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब ने इसको 2002 में इंडक्ट किया और 18वीं तरमीम का हिस्सा बना। और यहाँ 2 आइन के आर्टिकल एक दूसरे से मुतसादिम हैं। ये ज़रा आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए। आर्टिकल 226 जो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा जितने भी इलेक्शन होंगे वो खुफिया बैलेटिंग से होंगे, नो रिजर्व सीट। अब आइए, आइन का आर्टिकल 51 को उठा लें, उसमें रिजर्व सीट की एलोकेशन दी हुई है, तो यहाँ तो मुतसादिम है। अब आइए आप कि इलेक्शन एक्ट 2000 देखें, आइन में कहीं नहीं लिखा है कि किसी को रिजर्व सीट देने से मना किया गया है। मैं 51 पढ़ के सुना दूं, बड़े लंबा है। आइन की बात कर रहा हूं मैं, अपनी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा हूं कि किसी को लटका दो। आइन के मैं अगर आर्टिकल 6 उन पे लगता है तो लगाएं, लेकिन आपकी ख्वाहिशात पे तो नहीं लगेगा। अब आइए, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका आप 104 पढ़ें, 104 का 1 पढ़ें, 2 पढ़ें, 3 पढ़ें, 4 पढ़ें, कहीं भी स्टार्ट में कहा गया और बाद में इसको क्लियर कर दिया गया कि वो किसी वक्त भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अब आइए आप एक और, कि पंजाब हुकूमत में जब हमजा की हुकूमत को गिराया गया था तो उस वक्त 5 लोगों ने आज़ाद हैसियत से किस आखिरी में पार्टी ज्वाइन की थी, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी जस्टिफाई किया और कोर्ट ने भी जस्टिफाई किया। अब आइए आप, सदर को आर्टिकल 6 लगेगा। क्यों लगेगा भाई? सदर के पास 91(2) में ये कहा गया है कि 21 दिन में आप इजलास बुलाएं। ठीक है जी, कह दिया गया। अब आर्टिकल 91(2) को मिलाकर 48(2) पढ़िए। 48(2) में ये कहा गया है कि सदर का ये इस्तेहकाक है। सर, ये सदर वाला मामला हम ना अगले सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप अगले सेगमेंट में इसको डिस्कस करेंगी तो मैं बड़ी भरपूर तरीके से आपको आईनी और कानूनी नुकात इसमें बता देता हूं कि ये क्या है। बाकी रिजर्व सीट के ऊपर बिल्कुल गलत फैसला इलेक्शन कमीशन कर रही है और पहला फैसला वो ऑलरेडी पंजाब असेंबली पे दे चुकी है 5 रुकन के ऊपर। ठीक है जी, एहतशाम साहब। आमना, पहली तो बात यह है कि जबकि हम देखें इलेक्शन हो गए हैं और सूबों में और मरकज़ में हुकूमत बनाने के हवाले से कानूनी आइनी बहस शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बड़े खामोश सटल तरीके से आपको मुझे आवाम को जिस अंदाज से उनका दिवालिया निकालने का अमल जारी है, शायद किसी को पता ही नहीं है। फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की मद में 55 अरब रुपये का आपको मुझे टीका लगा दिया नेपरा ने। 7 रुपये पिछले में हफ्ते बिजली बढ़ाई गई है। अब तैयार है एक लंबी फहरिस्त जिसमें गैस, टैक्सेस और पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। ये हुकूमतें बनती रहेंगी, नहीं बनती रहेंगी, क्या होगा आपका, मेरा और आम आदमी जो है ना उसका कुछ ऊपर निकल जाएगा। चलें अब अगली बात पे आ जाते हैं, मुद्दे की तरफ। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे हैं। अब मैंने भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने पढ़ा, मैंने भी जाके देखा 91B वो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा है, वहाँ पे शल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि हर सूरत में 21 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन बनाना है, जिसकी 29 तारीख है। अभी देखें, एक समरी प्राइम मिनिस्टर को दोबारा एक समरी प्राइम मिनिस्टर ने भेज दी है और उस पर भी अभी लगता है कि कुछ नहीं होगा। अब उस पर तो हम बहस करेंगे कि सदर जो है ना वो सियासी सदर बने हुए हैं PTI के, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी देखें, अब जो आगे चलने वाली बात है ना वो ये है, बड़ी सीधी सी कि आज अभी फैसला नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं फैसले करने जा रही, जब तक फैसला होना हमें कोई हक नहीं पहुंचता। हम कहते हैं फैसला भी नहीं हो रहा। अभी आज फैसला होना था, वहाँ पे जिस अंदाज से भाग गए आज अली जफर साहब आमना इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा जी 1 दिन की मोहलत दे दें।
वो ठीक है, उधर MQM पीपल्स पार्टी और PMLN पहुँच गए माल गनीमत लेने के लिए कि जी उनकी तो नुमाइंदगी नहीं है, लिहाजा ये मखसूस नशिस्तें और अक़लियत और नशिस्तें हमें दे दी जाएँ। इस पर तो बहस होगी जो भी होना है, लेकिन एक चीज़ तय है कि शल के लफ्ज़ के इस्तेमाल होने के बाद ये हर सूरत में इजलास होना ही होना है। ये अलहदा बात है, आपको याद होगा 18वीं तरमीम में क्यों इसका ये 21 दिन का वक्त रखा गया था, इसलिए कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में लगारी साहब को अच्छी तरह पता होगा पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी और कई माह तक जनाब वो इजलास ही नहीं हो पाया था कि और पता ही नहीं था क्या होना। उसके बाद 18वीं तरमीम आई थी जिसमें ये कदगन लगाई गई थी, हर सूरत में शल का लफ्ज़ मत है, हर सूरत में इजलास होना चाहिए। अच्छा। अब ये निटी ग्रिटी तय हो जाएगी अल्टीमेटली, और जिस तरह मेरी आज की खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर के लोग बता रहे हैं कि जी दोनों तरफ जैसे हमें पता चलेगा, कहा जाएगा, बताया जाएगा, हम कर देंगे। क्वेश्चन उनके पास सामना दोनों का है, सीटें दे भी सकते हैं, सीटें नहीं भी दे सकते। अगली बात यह है कि जिस तरीके से सारा का सारा एक निज़ाम सेटअप तैयार किया गया उसमें तो बाज़ाहिर लगता है कि ये जितनी लड़ाई आगे चलेगी और इतना शदीद दबाव मेरा ख्याल है हुकूमत पे भी, इस्टेब्लिशमेंट पे है, कहीं ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। चले निकालना पड़ेगा। जुल्फ़िकार साहब की जाने बढ़ते हैं। जुल्फ़िकार साहब, एक तो यही कि इतनी देरी क्यों हो रही है सारे मामले में, नशिस्तें देने में, इसका फैसला आने में? अगर देनी है तो दें, अगर नहीं देनी तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन आगाह कर दे। एक तो ये, और दूसरा ये जो पंजाब और सिंध असम्बली के सेशन के बारे में बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी सेशन से, आप इससे मुत्तफिक हैं? देखें, वो तो कानूनी माहिरीन जो इस वक्त कानून को भी और अगर उसको जो क्लॉज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी अपनी अपनी नज़र से लोग देख रहे हैं। क्या कानूनी माहिरीन नून के नहीं हैं, क्या पीपल्स पार्टी के नहीं हैं, क्या PTI के नहीं हैं? सब अपनी अपनी नज़र से देख रहे हैं और अपनी अपनी उस तर्ज पे उसको कर रहे हैं। कोर्ट डिसाइड कर सकती है, उस पर भी लोगों को इतराज़ होता है कि कोर्ट ने गलत फ़ैसला कर दिया, कोर्ट ने गलत, बल्ले का निशान हो गया, सब ने कहा कि ये पॉलिटिकल फ़ैसला है, ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट का फ़ैसला वाज़े तौर पर है कि कवानीन को देखते हुए, उन्होंने इलेक्शन रूल्स को देखते हुए ये किया है। बहरहाल इख्तिलाफ किया जा सकता है, हो जाएगा ये फ़ैसला आज दोबारा। हालांकि कल तक जो है लोगों का ये ख्याल था कि अब जब उन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया, उन्होंने डिले कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सदर ने, इसके बाद फिर समरी कौन भेजेगा? भेजा ही नहीं जा सकता, ज़रूरत नहीं। लेकिन आज आपने देखा दोबारा उसको समरी उनको पुट की गई है, दोबारा भेजा गया है, उसको बेहतर और मज़ीद उसको वो कर अब सदर दोबारा उसको रिजेक्ट करते हैं या उसी पर असम्बली का इजलास बुलाते हैं। दूसरी तरफ एक ये है कि इजलास होना है और अगर सदर नहीं करते हैं वो ख़ुद बुला लेंगे, स्पीकर को इख्तियार है। अब इन तमाम चीज़ों को अगर देखें, ये सारा इस वक्त सियासी, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं देख रहा और सियासी बातें हो रही हैं और सियासी जवाब पेश किया जा सकता है, जा रहा है। आगे आज रात तक या कल तक हल हो जाएगा, नहीं होगा वो कर देंगे और PTI उसको गैर कानूनी, गैर आइनी इजलास जो है उसको हमेशा कहती रहेगी और उसमें शामिल भी हो जाएगी और जाके हल भी उठा लेंगी। तो ये एक चीज़ें चल रही हैं, सियासत ज़्यादा हावी है कॉन्स्टिट्यूशन पे भी और उस पे भी, आप कानून पे भी। ये चीज़ें अब सदर साहब, जाहिर है अब सदर साहब अगर कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल भी उसका अगर वो है, लोग सब कहते हैं कि PTI के कैंप हैं, जाहिर है वो बज़िद हैं कि पहले उसको वो करो। और आपने जो बातें कही कि देना है, ठीक है, वो सीटें उनको दे दें। देखें, सीटें उन्होंने लटका के देना है, कोई जवाब दे के देना है, नहीं भी देनी तो कोई जवाब पेश करके, और सारा इसी वजह से उन्होंने कहा कल तक रख दिया कि दोनों तरफ से वो अपने आर्गूमेंट पेश करेंगे, आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो है दोनों तरफ से आर्गूमेंट सुने जाएंगे, थोड़ा लटका कर वो देना चाह रहे हैं। लेकिन चले लेट्स सी कि कल क्या होता है इस जो अभी हम एक बहस हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में चल निकली है। सदर साहब ने जो इजलास की समरी पर दस्तखत नहीं किए और वो इस वक्त अंडर फायर दिखाई दे रहे हैं प्रेसिडेंट अलवी, तो उनके हवाले से आज बिलावल ने भी गुफ्तगू की है। डॉक्टर दानिश साहब इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, अगर वो इजलास बुलाता है तो गैर आइनी होगा। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपसे आगाज़ करूंगी, क्या वाकई सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी और जिम्मेदारी ना निभाने पर मुकदमात हो सकते हैं, जैसे बिलावल भी कह रहे हैं? बिलावल साहब को मैं, देखिए मेरी अपनी कोई राय नहीं, अगर मुझे कोई नफ़ी करता है तो कानून और आइन कोर्ट कर दे, मैं तो कानून और आइन की बात कर रहा हूँ। राइट। कानून और में अगर आप आते हैं कि उन्होंने कहा कि जी पहले भी उन्होंने कानून तोड़ा है, आइन शिकनी की है। अच्छा भैया, सदर को के पास जब समरी जाती है आर्टिकल 48(1) के तहत,
तो फिर सदर असेंबली डिसॉल्व करने के ऊपर उसके पास सिर्फ 48 घंटा होता है, या तो वो फैसला करे या फिर अल्टीमेटली वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो इस पर सदर ने अगर वजीर आजम की एडवाइस को मानना ही मानना होता है तो बिलावल भुट्टो साहब को ये आर्टिकल पढ़वा दीजिए कि सदर ना मानता तो 48 घंटे में वैसे ही टूट जाती। एक तो वहाँ आइन शिकनी नहीं हुई है। अब आइए आप दूसरा कि जनाब 91 का 2 भी नहीं है, 91 का 2 है, उसे पढ़ें। 92(1) के 2 में कहीं स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं समरी का कोई जिक्र 91B डॉक्टर साहब 91B वो पढ़े, 91B पढ़े क्या है? 91 का 2 पढ़ें बी कहाँ है? 91B मैं कह रहा हूँ 91B है जिसमें शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कह रहे हैं पढ़े, उस पर लिखा हुआ शेल, इट हैज टू बी 91 का मैं बी पढ़ देता हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो बी कहाँ है? मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिल रहा है भाई, मुझे पढ़ा दें। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बी कहीं नहीं है। अब मैं आता हूँ, अगर आपके पास है तो आप बता दीजिएगा। अब मैं आता हूँ 91 के 2 को पढ़े, वो सिर्फ प्रेसिडेंट का प्रोगेटिव है, उसमें कोई वजीर आजम नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है। वजीर आजम ने इस सिलसिले में समरी मूव की, उनको इख्तियार ही नहीं था। क्या जरूरत थी समरी मूव करने की, जब ये कहा गया है कि ये सदर का इस्तेहकाक है और सदर 21 दिन के अंदर अंदर या 21 तारीख तक बुला ले। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उनकी मैंडेटरी है। लेकिन हम जब नीचे उतरते हैं 48 पे, तो 48 पे वो लिखता है कि सदर अगर ये समझता है कि कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी समरी जो वहां से आई है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसको अगर वो नहीं समझता है कि पूरी हुई है, तो फिर वो 48 के तहत अपना फैसला कर सकता है। आईन इजाजत दे रहा है, आईन। अब आइए, अगर वो कोई समरी आ भी गई 48(1) के तहत जो वजीर आजम ने इनको भेज दी, तो सदर के पास ये इस्तेहकाक है 48(1) के अंदर, 48 के 1 के अंदर, कि सदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज दे, जो उसने भेज दिया। अब वजीर आजम उस ऑब्जेक्शन को पूरा करके भेज देगा, फिर सदर के पास 10 दिन है कि वो उस पर क्या फैसला करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आइन स्पीकर तोड़ेगा या आइन जो आपके जो दूसरे लोग हैं वो तोड़ रहे हैं? आज सदर के पास तो 91 का 2 मौजूद है जो सिर्फ सदर को मेंशन करता है, नो स्पीकर, नो वजीर आजम, नो कुछ। अगर सदर और 92(1) को अपने से लेकर 48 पे उतरता है कि जनाब यहाँ असेंबली कंप्लीट नहीं है, तो फिर 48 उसको इजाजत दे रहा है, पूरा इस्तेहकाक दे रहा है कि वो फैसला करे। उसके बाद भी अगर आप समरी मूव करते हैं 48(1) से, तो उस समरी पे उसको ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार है, वो वापस कर दिया है, वहां से वापस आएगा, वो 10 दिन के अंदर उस पे फैसला करेंगे। आइन शिकनी भाई, आइन पे बात करें, ख्वाहिशात पे बात करें प्लीज। आपका पॉइंट आ गया सर। एहतशाम साहब, आपकी राय इस पे? देखिए, आइन शिकनी तो मेरा ख्याल है अगर हम इमोशनल ना हो तो बड़ी डेफिनेटली हो सकती है, और मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। पहली तो बात है कि जो मैं 91B की बात कर रहा हूँ, इसको इसहाकदार साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने और अताउल्लाह तारड़ ने इसका जिक्र किया है। एक अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि जब अपने काजी साहब फायज़ का केस चल रहा था, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जब गए थे वो, उसके बाद आपने देखा क्या हुआ था। अदालत ने क्या कहा था कि माजरत के साथ उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था अदालत ने कि प्रेसिडेंट अलवी ने ये रेफरेंस भेजते हुए अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था। फिर आप देखें जिस वक्त कासिम सूरी ने असम्बली तोड़ी थी और फ़ौरन सदर ने साइन कर दिए थे, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। उसके बाद बेशुमार चीज़ें, फिर आपको याद होगा कि जो वो पार्लियामेंट हमला केस था आमना, वहाँ भी खुद चले गए थे सदर की हैसियत से जाके, उन्होंने वहाँ बातें की थी अदालत में, जिसको लोगों ने कहा ये इन्फ्लुएंस करने की बात की है। देखिए, आप सियासी तहरीक के पार्टी के आप सदर बने हुए हैं और आपको ऑन भी नहीं कर रहा। अभी उज़मा खान साहबा जो बानी PTI की सिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि खान जो है ना इनसे नाराज़ है क्योंकि ये जो उनका काम करना चाहिए तो वो नहीं किया उन्होंने। अब जाते हुए इस तरह की बातें करना, चीज़ें रोक लेना, मेरा ख्याल है ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो आज बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आर्टिकल 6 किसी पे लगा ही नहीं आज तक। अब ये है कि जो इस तरह की खिलाफवर्जियाँ इतने ब्लेटेंट अंदाज में हुई हैं, जिसको अदालतों ने भी नोटिस किया और कहा कि इनका रवैया गलत था,
अब ये कि अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो ना माने, ये तो इसमें कोई नहीं है। हाँ, एक बात अलबत्ता बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि स्टेज पे आमना सदर साहब जो है सवाए इसके के मामलात में मजीद रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रो पीट के हमने कहा इलेक्शन हो जाए, असम्बलियाँ बन जाएँ, ये बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाए, हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा है और ये अपने छोटे छोटे पैटी पोलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी देखें ना, अब जिस तरीके से इन्होंने बड़ी पूरी कोशिश की थी अब एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करने की, उधर से एस्टैब्लिशमेंट ने लिफ्ट नहीं कराई, उधर से बानी पीटीआई ने कराई। अब जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब मैं क्या करूँगा, अभी ये सारे जो बंदरबाट ओहदों की हुई है इसमें भी आप देख लें इंट्रा पार्टी में भी उनका कोई रोल नहीं रखा गया था कि आप जब वापस आएंगे सदारत छोड़ने के बाद हम आपको कहाँ रखेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने आप को रेलेवेंट रखें। इस मामले को नहीं है जी इंडोर्स किया है वैसे जो बानी पीट कह रहे हैं कि वो उनसे नाराज़ हैं, वो दीगर मामलात में उनसे ज़रूर उनको शिकवे शिकायतें होंगी, लेकिन ये बानी पीटीआई का जो बयान हम देख रहे हैं इस वक्त मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर, वो यही उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सदर साहब ने अगर अभी तक नहीं इजलास बुलाया मखसूस नशिस्तों की वजह से तो वो बिल्कुल ठीक करे। एक ब्रेक लेते हैं और बाकी पैनलिस्ट की राय इस पर ब्रेक के बाद देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मामला है जनाब सदर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का। 21 दिन के अंदर ये कहा जाता है कि इजलास बुलाना होता है, लेकिन अभी तक ये इजलास नहीं कॉल किया जा रहा, जिस पे हमने देखा है कि निगरान वज़ीर आज़म ने भी दोबारा उनके एतराज़ पर समरी भिजवाई है, एडवाइस उनको की गई है। लेट्स सी अब इस पर क्या होता है। लेकिन सियासतदान इस पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो हम देख रहे हैं उनकी जानिब से तनकीद भी की जा रही है इस वक्त प्रेसिडेंट अलवी पर, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो की जानिब से और इसाक डार साहब की जानिब से आज ये कहा गया है कि उन पे मुकदमा भी चल सकता है इस सारे मामले पर। तो लगारे साहब आप इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि आइनी माहिर तो हमारे यहाँ डॉक्टर दानिश है और हम उनका एहतराम भी करते हैं इस लिहाज से, लेकिन आर्टिकल 91 जो है वो बहुत क्लियर है, उसमें और किसी ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं। वो तो ये कहता है कि असम्बली को हर हालत में 21वें दिन, इलेक्शन के 21वें दिन उसने इजलास करना ही करना है ना, इसमें कोई चीज़ और है ही नहीं, यही बात है। और उसके लिए किसी समरी की जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वज़ीर-ए-आज़म ने भेजी है ये भी एक कार्रवाई है और उस कार्रवाई का भी आइन में कहीं जिक्र नहीं है। आइन तो ये कह रहा है कि असम्बली का इजलास होगा 21वें दिन इंतखाबात के बाद। सिर्फ एक बात है कि अगर सदर मुमलिकत जो है उससे पहले 21 दिन से पहले अगर इजलास बुलाना चाहेगा तो वो उसका कोई और नोटिफिकेशन होगा। उसके बाद का तो सवाल ही पैदा होता है ना, सदर का इसमें कोई किरदार है ना, सदर इसमें कोई बात कर सकता है। सदर का काम इसमें आता ही नहीं है, चूँकि असम्बली ने मीट करना है। असम्बली खुद वो उसका वो हो चुका है, इंतखाब हो चुका है, 21 दिन गुजर चुके हैं, अब इजलास हो रहा है। इजलास को कोई रोक नहीं सकता है, कहीं मशरूत नहीं है किसी चीज़ से भी। जी मैं बस याद कर चुका हूँ। ठीक है जी। शहजाद जुल्फ़िकार साहब, इसमें देखें डॉक्टर साहब ने भी बात कर ली और इत्तेशाम साहब ने भी बात कर ली, लगारी साहब ने भी उन पहलुओं पे बात कर दी। बात यह है कि इस पर तो सब मुत्तफ़िक हैं कि शेल कन्वीन जो है वो तो होना है, इजलास बुलाना है। अब अगर सदर साहब नहीं बुलाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें फ़र्ज़ कर लें वो नहीं बुलाते हैं कि आप असम्बली को पूरा कर दें, उसकी जो है वो अनाउंस कर दें, उन सीट या लोकेट कर दें उनको, फिर क्या होता है? क्या वो, मुझे तो ये पॉलिटिकल एक वो है, सदर साहब प्रेशराइज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी कर दें। जो पीटीआई या सुन्नी काउंसिल के इत्तेहाद काउंसिल जो है उनको, ये इनके मेंबरान की बुनियाद पर आप इनको, इनकी जो सीटें बनती हैं इनको एलोकेट कर दें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त बानी पीटीआई से शायद आखिरी मौका है सदर साहब की दोबारा से उन मामलात को बेहतर बनाना और जोड़ना, यही आखिरी मौका है। बिल्कुल ये ठीक था, उससे काफ़ी वो नाराज़ थे। ये उनका अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट है कि वो उसको जो वो कह रहे हैं पीटीआई के जो बानी हैं उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आई हैं उन पर अमल करते हुए और इसका सहारा लेकर आइनी जो वो है कि मेरा ये राइट है। अब अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने भेजा है
उन्होंने भी कोई ऐसा तो नहीं भेजा कि कोई बैठ के वैसे उनके जो है कि अपनी मर्जी से भेजा। वहाँ भी कानून माहिरीन बैठे हुए हैं, आइन के माहिरीन बैठे हैं, उन्होंने जो भेजा है और ये देखने के लिए कि दूसरी मर्तबा जो इनकी उसको रीज़न देकर उनको भेजा ताकि वो उस पर अमल करें, नहीं करेंगे डिले कर दें। अब मैंने फिर सिर्फ लास्ट मेरा वो है, हम भी आइन की तमाम आर्टिकल्स को अपने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देखते हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक देखते रहेंगे तो यही होगा कि इस वक्त पीटीआई का कैंप क्या कह रहा है, नून का कैंप क्या रहा है, पीपल्स पार्टी का कैंप क्या रहा है, ये मेरा जी बिल्कुल ठीक है। यानी आइन की जो तशरीह है वो हम देख रहे हैं कि हर इंसान अपने मुताबिक जो उसकी समझ बूझ है उससे करे उस तरह से कर रहा है। लेकिन मामला जनाब देखते हैं कि ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारती इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के 30 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम है। अब ज़राए के मुताबिक सदारती इंतखाबात में MQM पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को वोट ना देने पर गौर कर रही है। आसिफ जरदारी MQM से सदारती वोट दिलवाने की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के सुपुर्द की गई है। इसी तरह अगर पंजाब असम्बली की बात की जाए तो कहा ही जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में पंजाब काबीना में शामिल होने जा रही है और पीपल्स पार्टी को बजट के बाद पंजाब काबीना में 3 वजारतें दिए जाने का भी इम्कान है। सवाल हमारे सामने ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून MQM को कायल करने में कामयाब हो जाएगी? ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी एहतशाम साहब की जानिब। जी एहतशाम साहब। हमने देखें इस हवाले से तो MQM का बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि आप देख लें शहबाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने उनसे ये वादा किया हुआ है कि जी हम इस पे 18वीं तरमीम पे और उसके बाद NFC के ऊपर हम नज़रसानी करेंगे। जब आप कह देते नज़रसानी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इन प्रिंसिपल उनसे एग्री कर लिया। तो ये PML N तो मान ही रही है, PML नून जो है। अब सवाल ये है कि जरदारी साहब उनका तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना ये NFC के हवाले से और उसके बाद 18वीं तरमीम के हवाले से कहती जो फंक्शन डिवॉल्व हुए हैं सूबों को वो वापस नहीं हो सकते। जबकि अब यहाँ पे बहस ये छिड़ी हुई है कि जी ये 18वीं तरमीम के नतीजे में उसके बाद से NFC अवार्ड ये 1 गो में 2010 में 9% सूबों को पैसा बढ़ा दिया गया था। उसके बाद से बकौल उस वक्त के हफीज़ शेख साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था हमना कि सूबे अमीर हो गए, मरकज़ गरीब हो गया। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मरकज़ के पास कोई पैसा नहीं है और सूबों के पास अभी भी इतना पैसा है कि अभी भी देख लें हर सूबे ने जो है ना सरप्लस बजट शो किया है और ख़ास तौर पे इस हवाले से पंजाब का तो 400-500 रुपया है उनका। तो अब वो IMF इनसे कह रहा है कि भी ये रबिश ख़त्म करनी होगी। ये आपने जो डिवॉल्व किए हैं फंक्शन उनका भी बड़ा गर्क हो गया। सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी, वो चाहे हेल्थ है चाहे एजुकेशन है सब ख़राब हो गए। उस लिहाज से ये MQM ये कह रहा है ये करें और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही है और MQM आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट को बड़े अच्छे तरीके से समझती है कि वो क्या कह रहे हैं। दूसरा उनका पर्सनल जो मैं समझता हूँ MQM का नुक्ता नज़र जो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है कि वो जो कह रहे हैं कि जी ये जो ग्रास रूट लेवल पे आपने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को लेके जाना था और ये फंड की तकसीम जो MNAs MPs के हाथ में आती है आप इनको दें लोकल गवर्नमेंट के जो सारे हमारे काम 70-80% नाली गली मोहल्ला ये सारे चीज़ ठीक होने हैं वो करने की ज़रूरत है। उस पर तो लोग एग्री कर रहे हैं लेकिन ये पैसा देने के लिए दोनों बड़ी पार्टी तैयार नहीं है कि उस पर नज़रसानी करें। मेरा ख्याल है ये प्रेशर टैक्टिस है। अल्टीमेटली ये मान जाएंगे MQM वाले, इनको वजारतें दे दी जाएंगी और जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट किसी ऑब्वियसली इसमें गिव एंड टेक वाले मामला होंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए एक तो 2-3 पॉइंट मैं करके आपके इस सवाल पे आता हूँ कि अगर हम आईनी वजाहत के लिए इसहाक डार साहब को बेस बनाएंगे कि इसहाक डार साहब ने ये कह दिया है 91B में, तो मैं तो ये पूरी किताब छान ली 91B नहीं है। तो इसहाक डार साहब को अगर आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिंबल बनाएंगे तो हम बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, एक बात। और यही वो इसहाक डार साहब थे जिन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो कानून बना था 5 साल वाला, तो कहा था कि जनाब नवाज शरीफ साहब नज़ीर तारड़ भी यही कह रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ भी जो लॉ मिनिस्टर है डॉक्टर साहब उन्होंने भी कहा है। मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ और जो बातें यहाँ सामने उसी को कोट कर रहा हूँ। मैं तो आइन को कर रहा हूँ और अगर किसी को रेफरेंस बनाया भी जाता है इसहाक डार साहब को फाइनेंशियल मैटर पे तो बनाया जा सकता है एक चीज, और 91B तो कहीं भी नहीं है किताब में। तो इसहाक डार साहब ने कहां से कर दिया? और ये वही इसहाक डार साहब थे जो उन्होंने
कहा था कि नवाज शरीफ साहब का 5 साल हो गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बैंक तश्कील क्यों दिया, और उस फैसले को जो कि 62(1) में तायात नाइली थी उसके ऊपर फैसले क्यों दिए। चलिए सर, ये बहस लंबी हो जाएगी। इसाक डार नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। चले अब आगे आते हैं, और आते इस तरीके से हैं कि हमने अभी जो बातें जितनी भी की हैं, मैं अपनी ख्वाहिशात पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के पास आइन और कानून है, कोई 48 भी तो पढ़ ले। अगर कोई 91 का 2 पढ़ता है और शेल का लफ्ज है तो 48 भी पढ़ ले, वो भी तो मौजूद है, वो भी तो आइन का हिस्सा है, उसमें भी तो सदर को इख्तियार दिया गया है। 48 का 1 भी पढ़ ले। एक चीज अब आते हैं कि एमक्यूएम क्या चाहती। देखिए, एमक्यूएम ने बहुत पहले कहा था कि जो भी आइनी आपके जो तरमीम है उसमें में हमारा साथ देगा, जो नून ने उनसे वादा किया था। और जाहिर है इस वक्त 336 की असम्बली है, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी जो आइनी तरमीम 148 में करने वो जाएंगे, उसमें 224 का होना ज़रूरी है। इनके इत्तेहादियों को इत्तेहादी पहुंच रहे हैं 207 तक। कैलकुलेशन पे आया करें, उससे बहुत कुछ है। ख्वाहिशात तो बहुत सी है, हम बातें तो बहुत सी यहाँ कर लेंगे, लेकिन भाई कैलकुलेशन तो देखें कि कैलकुलेशन क्या कह रही है। 207 पे आप खड़े हैं, 224 का तकाजा कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही कह चुकी है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी प्रेशराइज कर रही है पीएमएलएन को कि एमक्यूएम को अपनी से अलग किया जाए, क्योंकि एमक्यूएम जो तरमीम मांगती है वो तरमीम पीपल्स पार्टी के लिए किसी भी सूरत में नहीं है, क्योंकि सूबे को अगर इख्तियार नीचे लाया जाए 140A का एक्चुअल जो एक्शन है, तो फिर पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज में अपने एक्शन को महदूद कर देगी, जो कि उन्होंने एक्ट बनाया हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एमक्यूएम अपने फैसले पे बिल्कुल सही है, उसका इत्तेहाद है, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन की प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी हटती है तो उनकी हुकूमत गिर जाती है। नहीं तो यानी वोट वो दिलवा देंगे पीएमएलएन वाले। ये तो मफादात की है, ये तो मफादात की है। अक्सरियत हुकूमत बना रही है, अकलियत बाहर बैठी है। खुदा के लिए 2018 देख, अब आप रिजर्व सीट भी नहीं दे रहे उनको। लेकिन बात यह है कि हम तो एक तो आइन की तशरीहात का मामला है, और उससे पहले आइन का जो खाना ख़राब हुआ, मुझे बहुत से वाक़यात याद आ रहे हैं। जब 8वीं तरमीम हुई थी जनरल ज़िया की, तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई आए थे, कराची प्रेस क्लब में ख़िताब किया था। उन्होंने कहा कि हमसे लोगों ने कहा कि आपने गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा ना लेकर अच्छा नहीं किया। उसने कहा इस बंच ऑफ द अमेंडमेंट्स का जो मैं देख रहा हूँ 8वीं तरमीम की शक्ल में, अगर इसे होना था तो उससे अच्छा है कि हम उस असम्बली का हिस्सा नहीं बने। तो जो अख्तियारात की इर्तकाज़ है वो सदर ममलिकत की ज़ात में कर दिया गया था। उसको ये तक दिया था कि डंडा मार कर जो है वो असम्बली तोड़ दे, हुकूमत तोड़ दे, इदारों को तोड़ फोड़ कर रख दे, काबीना तोड़ दे, सब कुछ को तोड़ दे। ये सारे अख्तियारात उसको दे दिए गए थे। तमाम सर्विस चीफ्स के अपॉइंटमेंट, तमाम इदारों के अपॉइंटमेंट जो थे वो सदर ममलिकत के पास थे। आइन का एवोल्यूशन होता रहा, आइन जो है इर्तिका करता रहा। फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि तमाम मरकज़ियत कायम हो गई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ है उन्होंने 17वीं तरमीम के ज़रिए, और इनको सहूलत कारी की थी। एमएमए ने सहूलत कारी करके जो है उनको इख्तियार दिलाई थी, और जाकर उन्होंने एक ऐसा मरकज़ियत पसंदाना 17वीं तरमीम को मंजूर किया था, जिसकी वजह से तख्तियारात का इर्तिका जो है जनरल मुशर्रफ के इज़ात में हो गया था, और नाम तक लिख दिया गया था। इस तरह पहले वालों ने नाम लिखा था जनरल ज़िया का आइन के अंदर, इसी तरह से बाद में एमए वालों ने जो है नाम लिखवाया था जनरल मुशर्रफ का आइन के अंदर। ये हो गया। उसके बाद जनरल ज़िया ने एक बुराई की बुनियाद डाली थी कि ये जो है सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटरों को जो है फंड जारी किए जाए, डेवलपमेंट फंड दिए जाए। ये एक रिश्वत थी जो दी जानी थी लोगों को पकड़ कर बांध कर रखने के लिए, कि रिश्वत के पीछे, हड्डी के पीछे जो ये चलते हुए आ जाएं और हमारे साथ रहें, जिस तरह हम कहें वहाँ बैठ कर मुहर लगाएं। ये गलत था, इसको नहीं होना चाहिए था, ये जाना चाहिए था। मैं आज भी इस बात के हक में हूँ कि 18वीं तरमीम के तहत जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। अब उससे आगे जाना है सूबों ने, आइन ने नहीं, मरकज़ ने नहीं, फेडरेशन ने नहीं जाना है, सूबों ने जाना है। सूबे अपने यहाँ कानून साजी करें और डिवाल्व करें अपने अख्तियारात को और फंड्स को बलदाती इदारों की तरफ, ये उनकी तरफ से होना चाहिए, और ये मुतालबा हम सूबों से कर सकते हैं।
हम ये मुतालबा सूबों से कर सकते हैं कि वो अख्तियारात को और अपने फंड को जो है वो बलदाती इदारों की तरफ ट्रांसफ़र करें ताकि शहरी सतह के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैंने एक दफ़ा आपसे सेकंड की मैं एक बात और पूरी करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब आप कर लीजिएगा बात। मैं एक बात पूरी करना चाहूँगा। एक मीटिंग हो रही थी GHQ में और उसमें वो बहुत ज़माना हो गया इस बात को मीटिंग को, और इसलिए वो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग थी, लेकिन कोई बात उस अगले दिन भी वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं रही थी कि कुछ लोगों ने कोई चीज़ें छाप दी थी। मैं उनमें से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा था उस वक्त के आर्मी चीफ से, और हम लोग को 15-16 या ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो शायद 20 होंगे, इससे भी कम थे हम लोग थे। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि जनाब अब ये फेडरेशन कैसी है कि तमाम सूबों के मजमूई बजट मिलाकर वो वफाक के बजट से आधे भी नहीं बनते, जबकि जिम्मेदारियां सारी सूबे के पास चली गई हैं। और सूबे ने ये एजुकेशन भी देनी है, हेल्थ भी देना है, सोशल सेक्टर भी करना है, डेवलपमेंट भी करना है, सब कुछ करना है। मरकज जो आधे से ज़्यादा बजट किस मद में अपने पास रख रहा है, और अगर कैपेसिटी नहीं थी तो वो कैपेसिटी आप ट्रांसफ़र करते, सारी कैपेसिटी ट्रांसफ़र की जानी चाहिए थी। आप अब भी एजुकेशन को मरकज में भी रख रहे हैं, हेल्थ को मरकज में भी रख रहे हैं, और यहाँ मुशर्रफ तक जो है वो तमाम बलदियाती इदारे भी मरकज में रखे हुए थे। तो अगर ये डिवाल्व हुई चीजें तो और डिवाल्व होनी चाहिए। इत्तेशाम साहब मैं आपका 2 सेकंड दीजिएगा, 2 सेकंड मैं एक जुमला ऐड करूंगा, जुल्फिकार साहब का टेक मैं एक जुमला ऐड करूंगा। ये जो लगानी साहब ने बात की है, फंड देने वाली बात की है, इसको कंफर्म किया था मुझे लेट डॉक्टर मोहम्मद हक, इंटरनेशनल फेम के इकोनॉमिस्ट थे आमना, वो प्लानिंग मिनिस्टर थे। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपको ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है? उन्होंने कहा हाँ है। उन्होंने कहा ज़ियाउल हक बैठा था जुनेजा की हुकूमत में, मुझसे ज़बरदस्ती MNAs MPs के फंड दिलवाए गए, और जो रिश्वत के तौर पे दिलवाए गए, जो कहते हैं मैं समझता हूँ गलत मैंने किया था। जी अच्छा डॉक्टर साहब आप भी जल्दी से क्विकली ऐड कर लें। 2 सेकंड जी आमना 2 सेकंड जी, सिर्फ एक जुमला कि यहाँ पर भी 140A में शेल लिखा हुआ है कि ये करना है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सिंध हुकूमत ने नहीं किया, अब आर्टिकल 6 लगाए उन पे। किसी सूबे ने नहीं किया। कौन सा किया खैबर पख्तूनख्वा ने, कौन सा किया बलूचिस्तान ने, कौन सा किया पंजाब ने? किसी सूबे ने नहीं किया, शेल लिखा हुआ है, किसी सूबे ने नहीं किया, और होना चाहिए। हम इसकी हक में हैं। हम इस बात का MQM ने जब कहा, मैं ये कह रहा हूँ, जब MQM ने कहा कि जनाब डिवोल्यूशन ऑफ द पावर और डिवोल्यूशन होना चाहिए, तो हर सतह पर होना चाहिए। लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद भी होना चाहिए, सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद भी होना चाहिए, मीरपुर खास के बाद भी होना चाहिए, कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद भी होना चाहिए। तमाम डिवाल्व होना चाहिए, फंड्स भी और वसाइल को भी, और अख्तियारात को भी डिवाल्व होना चाहिए। जुल्फिकार साहब खामोश बैठे हुए, उनका टेक ले लेते हैं। जुल्फिकार साहब जी, आपका इस पे क्या टेक है? बेस्ट में बड़ी काफी हम देख, मैंने कहा मेरी बारी आए तो मैं बात करूं। देखिए, हमें तो एक दूसरे से उलझना नहीं चाहिए, हर कोई अपना पॉइंट पेश करे, दे पॉइंट, दूसरा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अगर हम इस तरह एक पॉइंट अपना मनवाना शुरू कर दें तो फिर शायद मेरे ख्याल ये प्रोग्राम तो तकरार भी एक प्रोग्राम का हुस्न है। बहरहाल मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि इसको पीपल्स पार्टी भी कोशिश करे कि लचक लाए और पॉलिटिकल उसका हल निकाले। अमेंडमेंट पर तब बात हो सकती है कि, और MQM भी जो है बस जिद ना हो। चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपकी बात सही होती है, लेकिन फौरी तौर पर आपको एज अ फर्स्ट स्टेप थोड़ी सी वो भी लचक लाए और आगे चीज़ों को चलाएं। ये दे देंगे, वो वोट दे देंगे, MQM वोट दे देंगे। वो इस वक्त MQM के हाथ में एक बड़ा टूल आ गया है वोट का। अगर वो कहते हैं कि अगर हमने वोट दे दिया, शायद इसके बाद फिर शायद ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों अगर चीज़ के सिंध के बेहतर मुफाद में ये है कि दोनों आगे बढ़ें, चीज़ों को साथ लेके चलें और एक दूसरे के साथ ताउन करें। ये उनके लिए भी बेहतर है और पॉलिटिकल माहौल अच्छे बनाने के लिए बेहतर है। जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब, गवर्नर तो उनका लग ही रहा है, हम ना कामरान तिशोरी साहब तो अब कंटिन्यू करेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टैंड लिया था, वो तो उनकी बात मान ली गई है। जी देखिए, MQM जो है ना वो PMLN की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अगर इनकी 17, मैंने जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी कि 336 में 224 तो 2/3 है, इस इत्तेहाद के पास तो 207 नहीं है। 169 इनको चाहिए अपनी जो है सिंपल मेजॉरिटी के लिए। वो 54 के साथ और पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट के साथ PMLN बना रही है।
तो मैं नहीं समझता कि MQM की इस किस्म के डिमांड पर जो है वो कोई मसला होगा। हाँ, उनको साथ रखने के लिए, उनको साथ मिलाने के लिए, लेकिन अगर MQM अपनी उस पॉइंट पर जो वादा करके वो आई थी वोट से पहले कि अमेंडमेंट के बगैर वो किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनेगी, वजारत का हिस्सा नहीं बनेगी, तो अब अगर वो वजारत का भी हिस्सा बने और अमेंडमेंट भी ना हो तो फिर MQM के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे कि वो अपने वोटर्स को क्या जवाब दे। लेकिन यहाँ पर मैंने जो पहले भी एक जुमला कहा था कि यहाँ पर भी शेल लिखा हुआ है 140A में, और उसको सिंध गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का शेल लगाए। तो फिर मुझे ये कह लेने दीजिए अपने साथियों से कि यहाँ पे भी वो डिमांड करें कि सिंध गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ रहे हैं, इन सबको फांसी की सजा देनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी चलें जी, तमाम पैनलिस्ट का किस पे लगवाना है? आप तो मुझे लगता है किसी वक्त बहस में हम पे भी लगा देंगे आर्टिकल 6। सर मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ सर, आइन की बात, अपने तरफ से कुछ नहीं कह। चलें जी, तमाम पैनलिस्ट का हम करेंगे और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।